चलिए स्टूडेंट्स, तो हम पुष्पों की संरचना के अंतर्गत तीसरा भाग देखेंगे जो कि जनन भाग कहलाता है ना। और जनन भाग के अंतर्गत हम बात करेंगे पुमा के बारे में, ठीक है। पुमा को एंड्रोसियम के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे। तो चलिए बात करेंगे पुमा या एंड्रोसियम क्या है ना। तो क्या बोलेंगे, पुष्पों के नर जननांग, ठीक है। पुष्पों के जो नर जननांग होते हैं उनको किस नाम से जानते हैं, पुमा। अर्थात पुमा जो होता है पुष्पों का नर जननांग होता है, यही से क्या होते हैं, नर युग्मक प्राप्त होते हैं। क्लियर हो गया। तो पुष्पों का नर जननांग पुमा कहलाता है, ठीक है। या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं, और क्या बोला जा सकता है, पुंकेसरों के समूह। ये है ना, हम पुमा को इस प्रकार से बोल सकते हैं कि पुंकेसरों के समूह को पुमा कहा जाता है, ठीक है। किसी भी पादप या पुष्प है ना, पादपों के पुष्प में पाए जाने वाले समस्त पुंकेसरों का जो समूह होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पुमंग बोलते हैं। और इसको इस टाइप से भी बोला जा सकता है कि पुमंग की इकाई को पुंकेसर कहा जाता है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो पुमंग क्या है, तो पुंकेसरों का समूह है, और पुंकेसर क्या है, तो पुमंग की एक छोटी इकाई है। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से आप लोग इतना याद रखेंगे। अब देखिए हम आगे बात करेंगे पुंकेसर की संरचना के बारे में। तो देखिए पुंकेसर की संरचना में कितने भाग होते हैं, तो याद रखेंगे पुंकेसर की संरचना में 3 भाग होते हैं। देखिए पहला देखिए इस प्रकार से ये पुंकेसर होता है। ये वाला भाग जो आप लोग का पुमंग यहाँ पे लिखे हैं ना, देखिए परागकोश, योजक और कुतंतु, ये तीनों ही भाग क्या है, पुमंग है ना, मतलब पुंकेसर है, ठीक है। और यदि हम इस एक भाग का यहाँ पे डिटेल से वर्णन करें, ठीक है, या विस्तृत रूप से अध्ययन करें, तो देखिए कुछ इस प्रकार की संरचना होगी, है ना। और यही क्या है, आपका पुंकेसर है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे इस पुष्प में मैं आपको 4 पुंकेसर दिखाए, तो चारों पुंकेसर को एक साथ हम क्या बोलेंगे, पुमंग बोलेंगे। क्लियर हो गया। तो अनेक पुंकेसरों के
देखिए तो इस प्रकार से चौथा और अंतिम भाग है जयांग है गैनोशियम। देखिए गैनोशियम किसको बोलते हैं, तो पुष्पों की मादा जननांग को, ठीक है, पुष्पों के मादा जननांग को जयांग कहा जाता है, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं स्त्री केसरों के समूह को जयांग कहा जाता है। क्लियर हो गया। किसी भी पुष्प के अंदर जितने भी स्त्री केसर पाए जाते हैं उनका जो समूह होता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, जयांग के नाम से, है ना। अर्थात स्त्री केसरों का समूह जयांग कहलाता है और जयांग की इकाई को क्या बोलते हैं, स्त्री केसर कहा जाता है। ठीक है, जयांग की जो इकाई होती है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, स्त्री केसर के नाम से जानते हैं। अब देखिए जो यहाँ पर स्त्री केसर होता है उसके कितने भाग होते हैं, तो देखिए स्त्री केसर की संरचना में भी 3 भाग होते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे जो हमने इसको क्या पढ़ा, बाह्य हो गया, ये हमारा दलपुंज हो गया, है ना, सहायक भाग। उसके बाद हमने ये पुमंग पढ़ा, है ना, जिसको क्या बोलते हैं, नर जननांग बोलते हैं। और यहाँ पर ये वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, ये वाला जो भाग है यही क्या कहलाता है, पुष्पों का मादा जननांग या जयांग कहलाता है। समझ में आ सबको। तो चलिए ये जो आपको बीचों की संरचना दिख रही है यही भाग क्या कहलाता है, देखिए जयांग कहलाता है। ये ठीक है, तो ये वाला जो पुष्पों का मध्य भाग है यही क्या है, जयांग या स्त्री केसर है। ठीक है, देखिए स्त्री केसर का जो अग्र या सबसे ऊपरी हिस्सा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं। ठीक है, वर्तिकाग्र या स्टिग्मा कहा जाता है। क्लियर हो गया। तो स्त्री केसरों का, है ना, सबसे ऊपरी भाग वर्तिकाग्र या स्टिग्मा कहलाता है। और ये जो वर्तिकाग्र के नीचे लंबी बेलनाकार संरचना है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो यह भाग वर्तिका या स्टाइल कहलाती है। ठीक है, और स्त्री केसर का जो सबसे निचला और खुला हुआ भाग होता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो उसको अंडाशय या ओवरी कहा जाता है। चलिए समझ में आया। तो इस प्रकार से जो स्त्री केसर या जयांग होते हैं उसकी संरचना में हम 3 भाग देखते हैं, स्टिग्मा, स्टाइलर, ओवरी या वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय, है ना। तो वर्तिका का जो अग्र भाग है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद आप लोग और भी याद रखेंगे जो पुष्पों का अंडाशय होता है। ठीक है, ये पुष्पों का अंडाशय है और पुष्पों के अंडाशय में क्या होती है, इस प्रकार से बीजांड पाए जाते हैं। ठीक है, पुष्पों के अंडाशय में एक अन्य संरचना पाई जाती है जिसको बीजांड कहते हैं। अगली कक्षा में आप लोगों को बीजांड की संरचना के बारे में बताया जाएगा, है ना। और बीजांड में क्या पाए जाते हैं, मादा युग्मक रहते हैं। ठीक है, और जब कोई परागकण क्या होते हैं, परागकण की क्रिया करके वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो आगे वो क्या करता है, अंकुरन द्वारा उसके जो नर केंद्रक होते हैं वो बीजांड के मादा केंद्रक तक पहुंच जाते हैं। और इस प्रकार नर केंद्रक और मादा केंद्रकों के मध्य संलयन होता है, जिसके कारण ये जो अंडाशय है वो निषेचन के बाद फल में बदल जाता है। और ये जो अंडाशय के अंदर मौजूद स्थित बीजांड है वो निषेचन के पश्चात बीज में बदल जाता है ना। तो इस प्रकार निषेचित अंडाशय को ही फल कहा जाता है और निषेचित बीजांड को ही बीज कहा जाता है। ठीक है।